नमस्कार। हम सब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में तो जानते ही हैं। वो शख्स जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। पर क्या कभी ये सोचा है कि जब वो यहां से चला गया तो बंगाल का क्या हुआ? 1767 में उसके इंग्लैंड लौटने के बाद बंगाल में जो हुआ वो थी पूरी तरह से अराजकता और उथल-पुथल। तो चलिए आज इसी बिखरे हुए दौर की कहानी को समझते हैं। क्लाइव के जाने और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बीच का जो समय है वो बंगाल के लिए एक बहुत ही अंधेरा दौर था। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला बंगाल अचानक बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है क्लाइव के उत्तराधिकारी हैरी वेरेलिस्ट से। हाँ, वेरेलिस्ट को विरासत में एक ऐसा सिस्टम मिला जो ऊपर ऊपर से तो काफी मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखला था, बस ढहने का इंतजार कर रहा था। और इस सारी गड़बड़ी की जड़ में था एक सिस्टम जिसे कहते हैं द्वैध शासन। जरा सोचिए ये कितना अजीब सेटअप था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजस्व वसूलने की सारी ताकत थी, मतलब सारा पैसा, लेकिन प्रशासन चलाने की असल जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था, लोगों की भलाई, वो सब नवाब के मत्थे था। मतलब ताकत किसी के हाथ में और जिम्मेदारी किसी और के। ये तो एक डिजास्टर का फॉर्मूला था, इसे तो फेल होना ही था। तो इस टूटे हुए सिस्टम का वेरेलस ने क्या किया? कुछ नहीं, उसने इसे वैसे का वैसा ही चलने दिया। नतीजा वही हुआ जो होना था। प्रशासन दिन ब दिन कमजोर होता गया और कंपनी के अधिकारी वो तो अपनी निजी तिजोरियां भरने में लग गए, जबकि बंगाल का खजाना वो बस खाली होता जा रहा था। और जब हालात पहले से ही काफी खराब थे, वेरेलिस्ट के कमजोर शासन के दौरान कंपनी को एक और जोर का झटका लगा। लेकिन इस बार ये झटका बंगाल से नहीं आया, नहीं, ये आया था दक्षिण भारत से। तो जिस वक्त वेरेलिस्ट बंगाल में सब कुछ गड़बड़ कर रहा था, उसी वक्त दक्षिण में कंपनी का सामना हुआ एक असली पावर हाउस से, मैसूर के हैदर अली। और जैसा कि इस नक्शे पे दिख रहा है, उसका साम्राज्य वाकई एक बड़ी ताकत था। इसी टकराव ने पहले एंग्लो मैसूर युद्ध को जन्म दिया और ये कंपनी के लिए एक बहुत महंगी गलती साबित हुई। ये युद्ध अंग्रेजों के लिए एक पूरी तरह से शर्मनाक हार थी। उन्हें मद्रास की संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा धक्का था। और इसने उन्हें वहां भी चोट पहुंचाई जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, उनकी तिजोरी में। और वेरेलिस्ट वो इस पूरे मामले को संभालने में पूरी तरह नाकाम रहा। तो वेरेलिस्ट गया और उसकी जगह नया गवर्नर आया, जॉन कार्टियर। लेकिन अगर लोगों को लगा था कि अब हालात सुधरेंगे, तो वो गलत थे। बंगाल की किस्मत में अभी और भी बुरा होना लिखा था। एक ऐसी तबाही आने वाली थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। कार्टियर के दौर में वो हुआ बंगाल का भयानक अकाल, 1770 का अकाल। इस भयानक अकाल ने द्वैध शासन के नकाब को नोच कर फेंक दिया और उसकी असलियत दुनिया के सामने ला दी। एक पूरी तरह से विफल सिस्टम। सोचिए, कंपनी टैक्स वसूलने में लगी थी, एक एक पैसा निचोड़ रही थी, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे थे। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और इस नाकामी की कीमत, इसकी कीमत इतनी भयानक थी कि सोचना भी मुश्किल है। बंगाल की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। ये सिर्फ कोई सूखा या कुदरती आफत नहीं थी, नहीं, ये एक मानव निर्मित त्रासदी थी। एक ऐसी तबाही जिसे एक जिम्मेदार सरकार शायद रोक सकती थी। तो बंगाल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हर तरफ अराजकता थी, तबाही थी। और इस पूरी गंदगी को साफ करने के लिए 1772 में एक नए आदमी को भेजा गया। उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स। और वो एक बहुत ही साफ मिशन के साथ आया था। बंगाल को ठीक करो, इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा करो। हेस्टिंग्स का मिशन बिल्कुल साफ था। इस टूटे फूटे सिस्टम को खत्म करो, सत्ता सीधे कंपनी के हाथों में लो, बात खत्म। अब प्रशासन के लिए कोई नवाब नहीं, कोई फालतू का द्वैध शासन नहीं। अब से सिर्फ और सिर्फ कंपनी का सीधा राज होगा। और हेस्टिंग्स ने आते ही कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने फौरन 4 बड़े कदम उठाए, जिन्होंने बंगाल के प्रशासन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। पहला, द्वैध शासन खत्म। दूसरा, खजाना, उसे नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद से सीधे कलकत्ता कंपनी के पावर सेंटर में ले आया। और फिर उसने 2 बड़े क्षेत्रों पर काम किया, राजस्व और न्याय व्यवस्था। राजस्व वसूली के लिए वो इजारेदारी प्रथा लेकर आया, जिसमें जमीन से राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम किया जाता था।
लेकिन शायद उसका सबसे जरूरी कदम था हर जिले में इन सब की देखरेख के लिए कलेक्टर का पद बनाना। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये वही कलेक्टर का पद है जो आज भी भारतीय प्रशासन की रीढ़ माना जाता है। एक ऐसा पद जिसे पाने का सपना आज भी बहुत से लोग देखते हैं। वो सिर्फ राजस्व पर ही नहीं रुका, उसने न्याय व्यवस्था को भी पूरी तरह बदल दिया। उसने हर एक जिले में एक दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट और एक फौजदारी अदालत यानी क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की। और तो और उसी के समय में 1774 में कलकत्ता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। वो असल में एक आधुनिक कानूनी सिस्टम की नींव रख रहा था। अब हेस्टिंग्स भारत की जमीन पर जो इतने बड़े बड़े बदलाव कर रहा था, उन्हें अब ब्रिटेन से एक बड़ा आधिकारिक ठप्पा मिलने वाला था, ब्रिटिश संसद से। और ये एक ऐतिहासिक कानून के रूप में आया। इसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और ये एक गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि इतिहास में पहली बार ब्रिटिश संसद ने सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में दखल दिया। मकसद था कंपनी में फैले बेहिसाब भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन पर लगाम कसना। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स के पद को एक बड़ा अपग्रेड मिला। वो बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, इसका मतलब था कि बॉम्बे और मद्रास जैसी दूसरी बड़ी प्रेसिडेंसीज भी अब उसके अधीन थी। ये भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्रीकरण की तरफ पहला बड़ा कदम था। तो जब हम क्लाइव के बाद के दौर को देखते हैं तो बंगाल ने दो बिल्कुल अलग तरह के नेताओं को देखा। एक जिसने सिस्टम को ढहते हुए देखा और दूसरा जिसने उस राख से एक नया सिस्टम बनाया। चलिए जरा इनकी विरासत को आमने सामने रखते हैं। तुलना बिल्कुल साफ है ना? वेरेलिस्ट बस एक टूटे हुए सिस्टम को ढोता रहा, जबकि हेस्टिंग्स एक बिल्कुल नए सिस्टम का आर्किटेक्ट था। वेरेलिस्ट ने द्वैध शासन जारी रखा, हेस्टिंग्स ने उसे खत्म कर दिया। एक को एक कमजोर प्रशासक के रूप में याद किया जाता है जिसके राज में तबाही आई, तो दूसरे को एक मजबूत सुधारक के रूप में जिसने आधुनिक प्रशासन की नींव रखी। तो अगर हमें ये सब कुछ एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगी, वेरेलिस्ट ने एक टूटी हुई व्यवस्था को ढोया, हेस्टिंग्स ने उस व्यवस्था को तोड़ा और एक नई व्यवस्था का निर्माण किया। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बुनियादी फर्क है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हेस्टिंग्स ने अराजकता खत्म की, उसने शासन का एक नया कुशल सिस्टम बनाया। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, ये नया कुशल सिस्टम क्या ये वाकई भारत और यहाँ के लोगों के भले के लिए था, या फिर ये शोषण का ही एक ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा कुशल तरीका था? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना ज़रूरी है।